देखो, being a student we faced a lots of problem, especially when you are an average student, like how to manage studies, school and all. So here we meet Anand Bhaiya who scored 99.17 in JEE Mains and also scored 100 out of 100 in physics, chemistry, maths. एंड भैया ने ऑल्सो अपने CUT में 99 प्लस स्कोर किया है, NDA भी उन्होंने क्रैक किया है एंड मैनी मोर थिंग्स। सो आज की इस वीडियो में हम उनसे ही जानते हैं कि कैसे अपने बीइंग अ स्टूडेंट हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि हम फेस करते हैं हम उनसे कैसे टैकल कर सकते हैं एंड हाउ ही स्कोर 99.17 परसेंटाइल इन JEE मेंस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उन्होंने ये सारी चीज़ें क्रैक की हैं विदाउट एनी कोचिंग। तो देखते हैं कि हाउ ही मैनेज्ड दिस ऑल। सो आज इस वीडियो में मेरा यही ट्राई रहेगा कि हम जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भैया से कंसाइज करके निकाल पाएँ उसको इस वीडियो के अंदर निकाल के तुम सबके साथ शेयर करें। बाकी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम हियर। Okay, guys. So the first question is how he scored 99.17 percentile in JEE Mains. तो इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है। मैं स्टार्टिंग में 11 जब स्टार्ट किया तो मैं घर वालों ने कहा कि आर्ट्स लो यू आर वेरी गुड इन SST और हिस्ट्री वगैरह। बट मेरा एक अलग से प्लान था कि नहीं साइंस लेना है। मैंने साइंस ली एंड स्टार्टिंग थी तो ये होने लगा कि डिस्ट्रैक्ट होने लगा, इधर उधर घूमने वगैरह लगा, तो पढ़ाई एकदम की ही नहीं मैंने। फिर उसके बाद हाफ ईयरली आई तो मेरी 11th में मैं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में फेल हो गया। देन चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि फिर एक महीने मैंने दिए कि कैसे पढूं कैसे करूं। तो हाँ, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि 12th में आते आते उसको मैंने अपने कवर अप करके फिर फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे जनवरी अटैम्प्ट में 89.17 परसेंटाइल आई। फिर मैंने उसी पे काम किया कि 52 परसेंटाइल थी मेरी मैथ्स में। सो 52 परसेंटाइल को कवर अप करने के लिए मैंने फिर मैथ्स लगाना शुरू किया क्योंकि मैथ्स में रिवीजन बहुत कम थी और मैथ्स नीड्स रिवीजन, और उसी को पुशअप करके मैंने 99.17 परसेंटाइल कर दी थी मेंस में। मैथ्स की तरह अकाउंट्स होती है तो मतलब अकाउंट्स में भी जितनी ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें उतना ही बेटर है। जब मोर न्यूमेरिकल थिंग्स की जितने भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको उसमें थ्योरेटिकल पार्ट उतना फोकस ना करके न्यूमेरिकल पार्ट पे ही फोकस करना पड़ता है क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के सब कुछ नहीं कर सकते उसमें। अच्छा भैया, जैसे कि मतलब अकाउंट्स है और मैथ्स है तो इसमें न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है वो हमसे हो भी नहीं रहा है, बट हमने पूरी मतलब जो हमारी थ्योरी होगी वो हमने पूरा रिवाइज कर रखा है, बट उसके बाद भी वो सेम क्वेश्चन नहीं बनते। ये ड्यू टू द लैक ऑफ अप्रोच कि आप क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, आपकी थिंकिंग वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। ये होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को कभी देखा नहीं उस टाइप में। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद भी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम सिर्फ क्वेश्चन से सीख सकते हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। नॉट इंक्लूडिंग दैट केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स मैथ्स और अकाउंट्स वगैरह में बहुत ज़रूरी है। तो आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं और जो आपके न्यूमेरिकल्स हों उसको आपको जो अलग से इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट मिला आपको स्टिकी नोट से लगा देना है। और सेम क्वेश्चन आप टीचर से भी पूछें और उसके बाद उनके थॉट ऑफ कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है उसको अलग से लगा दें। तो आपको जो बेटर लगे कि हाँ मुझे इससे समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ हो रहे हैं, उससे आप एक वर्डिक्ट निकाल सकते हैं, तो आपको और मज़ा आएगी पढ़ने में। अच्छा, जैसे कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब जो एनसीईआरटी होती है या फिर जो बुक्स होती है उसी के अंदर नोट्स टाइप मतलब स्टिकी नोट्स या फिर अंडरलाइन कर लो, और बहुत सारे लोगों का अप्रोच रहता है कि बिल्कुल अलग ही नोट्स बनाओ एंड उसी को रिविजन करो। तो आप क्या प्रेफर करोगे, एनसीईआरटी या फिर मतलब खुद के सेल्फ मेड नोट्स? अगर आपके माइंड बहुत स्टेबल है, अगर आप नहीं इधर उधर फ्लक्चुएट करते हैं, तब आप एनसीईआरटी ही फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको मस्ती भी करनी है, खेलना कूदना भी होता है, तो आपको अलग से नोट्स बनानी पड़ेगी क्योंकि खुद की कोई चीज़ों पे ज़्यादा मज़ा आती है। एनसीईआरटी क्या, वो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ दिए, आपको बहुत ज़्यादा वो होना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड माइंड बना के चलना पड़ेगा कि हाँ मुझे 1 घंटा 2 घंटा उसको पढ़ना है। नोट्स क्या है, ये मैंने पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था। एक ऐसा कि पढ़ाई में आप चैप्टर्स में इंक्लूड रहते हैं, इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए अगर आप बहुत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका वो पेस नहीं बन पा रहा है पढ़ाई में। अच्छा, ये लेट्स सपोज कि कोई मैं मुझे ये ले लीजिए कि ऐसा है कि पूरा साल निकल गया, ऑलमोस्ट अब 6 महीने तो निकल ही गए हैं, इस साल 12th है एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत टाइम चला गया है, बट अब आने वाले 6 महीने के अंदर बोर्ड्स में मतलब अच्छे खासे डिसेंट परसेंटाइल भी करनी है एंड फिर उसके बाद जो सी यू टी जानते हैं ना आप, उसमें अच्छा स्कोर करके कोई अच्छा कॉलेज भी लाना है। तो इज़ इट पॉसिबल एंड इफ़ यस देन हाउ?
पहली बात तो CUT में 99.5 परसेंटाइल आई है। 10 CUT में आपका? हाँ 1096 मार्क्स हैं 1250 में से। तो एक 12th अगर आप पढ़ रहे हो, मैंने 4 महीने 5 महीने पढ़ा था बोर्ड्स के लिए, मेरे को एकदम से याद है, अरे यार मुझे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बन चुका था कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ। फिर एकदम से मैंने पढ़ाई छोड़ दी 2-3 महीना, फिर वही बता रहा हूँ कि फिर उसका मार्क्स बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगे, एकदम ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा होने लगा। तो मुझे लगा हाँ कहीं कमी हो रही है। फिर मैं अपने नोट्स को ही पलट के कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर करके, और अब मेरे पास समय कम था और चीज़ें बहुत कम थी, तो अब ज़्यादा पढ़ने की जगह पे कॉम्पैक्ट होके जो मैंने पढ़ा है उसी पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, उसी चीज़ों को बार बार देखा, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मतलब मेनली अगर आप ऐसे 3 टिप्स मैं आपसे मांगूँ कि अब आने वाले 6 महीनों के अंदर मुझे अपना स्कोर अच्छा करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? पहली चीज़ तो क्लास बिल्कुल ना छोड़ना। स्कूल क्लासेस। हाँ, क्लासेस कभी ना छोड़ना है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, भैया ने कोई भी कोचिंग भी नहीं ली थी, भैया ने हाँ सेल्फ स्टडी की और स्कूल से जो इन्होंने पढ़ा उसके दम पे ही भैया हाँ ने हाँ, जेईई एडवांस क्रैक किया है। तो ये है कि क्लासेस कभी ना छोड़ो। द थिंग इज कि टीचर के साथ आपको पेस बना के चलना पड़ेगा, टीचर जो पढ़ा रहा है वही आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अप्रोच नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर चीज़ में ज़्यादा करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी एवरेज बच्चों से, क्योंकि सब वही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा लिए होंगे तो आपको और मज़ा आएगी पढ़ने में। और पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक शुरू हो रहा है, उससे पहले उसके कोई लेक्चर, कोई भी वीडियोस एक बार देख लो। कि जब आप क्लास में बैठो, क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्लास में नींद आती है, सोने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता। हटाओ ये तो मैं ऐसे, अगर आपने वो लेक्चर में देख रखा होगा, कहीं सुना होगा, तो आपको लगेगा अरे यस सर आई नो दैट, आप बोलोगे कि हाँ मुझे आ रहा है। तो आपका एक कनेक्शन बना रहेगा लेक्चर से, तो आपको नींद नहीं आएगी और वो बहुत आपको हेल्प करेगी पढ़ाई में। इसलिए कुछ भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले, नए चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार उसके वन शॉट या फिर कुछ भी जो भी आप कर सकते हो वो कर लो। So now the next question is how he managed each and everything after the disaster he faced in class 11. For example, भैया जिम भी जाते थे, घूमते घामते भी थे, खेलते वेलते भी थे, एंड उसके बाद ही एक बहुत अच्छी पकड़ इन्होंने अपनी स्टडी से बना रखी थी. So how you do that time management? मेरा ये था कि जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अपनी चीज़ों से, उसको मैंने पहले नोट डाउन कर लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं मुझे, क्योंकि इंसान को अपनी सच्चाई नहीं पता होती कि वो गलत कहाँ कर रहा है, और उसे पता भी होता है तो उससे ध्यान नहीं देना चाहता है। तो अपनी गलतियों को मैंने नोट किया कि हाँ ये गलतियाँ हो रही हैं मुझसे। उसके बाद मैंने फिर उस पर काम किया कि हाँ मैं अगर खेलने जा रहा हूँ, तो अगर मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे खेलने जाता हूँ, 2 घंटे खेलने लगता हूँ। अगर मैं क्या किया, मैंने उसको नोट कर लिया कि यार मैं 2 घंटा खेला हूँ, तो फिर मुझे एक गिल्ट रहेगा कि यार आज तो मैं 2 घंटा खेला, जबकि 1 घंटा खेलना था। तो मैं इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को खुद नोट डाउन करके उसको दोबारा पढ़ के रात में पढ़ लिया। एक गिल्ट हो जाती थी, अरे यार आज इतना पढ़ना था, आज ये कर नहीं पाया। तो ये रहता था कि हाँ उस गिल्ट की वजह से मैं अपनी टाइम को अलग मैनेज कर लेता था और वो कवर अप हो जाती थी। ऐसे मैं कर करके मैं पहले आधे घंटे नहीं पढ़ता था, उसके बाद ये करते करते मेरे पढ़ाई 7-8 घंटे पहुंच चुकी थी। अच्छा, जैसे जो टू डू लिस्ट टाइप चीजें होती हैं, जानते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत सारे बच्चे होते हैं टू डूल्स बना लेते हैं, फिर उसके बहुत सारे होते हैं जो कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत सारे होते हैं जो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसके बाद वो अपना अलग ही डिमोटिवेशन में पहुंच जाते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं हमारा, तो उस पर आप क्या कहोगे? मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाता था, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ उसकी लिस्ट बनाता था कि मैं वो टू डू लिस्ट का क्यों नहीं पूरा कर पाया, उसके रीजंस लिखता था। क्योंकि सही क्या कर रहा हूँ तो सब जान रहे हैं, क्वेश्चन तुम भी लगा रहे हो, तुमको मजा आ रही है, अरे यार मैंने तो पढ़ लिया नहीं, तुम क्यों उसके और तुम पढ़ सकते, तुम वो क्यों नहीं पढ़ पाए, वो तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। सच से भागना नहीं है पहली बात। तो पहला क्वेश्चन है कि मुझे रिग्रेट हुआ 12th में PCM लेने का, नहीं, यही तो सबको शुरुआत से बताना चाह रहा हूँ कि क्या गलतियाँ करो उसको नोट करो, उससे फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा। एक बार गिल्ट होगा उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो। मुझे तो 12th में PCM मुझे बहुत शौक था लेने का, घर वाले बहुत फोर्स किए कि आर्ट्स लो आर्ट्स लो आर्ट्स लो, SST में तुम्हारे 100 मार्क्स हैं 100 मार्क्स हैं तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। लेकिन उसके बाद मैंने PCM ली लड़के, उसके बाद मैं हाफ ईयरली में फेल हुआ, तो घर वालों ने बहुत सुनाया, बहुत आने दिए, लेकिन हाँ पढ़ना शुरू किया। बहुत ज़्यादा पेरेंट प्रेशर था, इतना ज़्यादा पेरेंट प्रेशर था कि मैं क्या बताऊँ। मेरे घर वाले एक एट द एंड इस मोमेंट पे आ गए थे कि स्कूल में गए और बोले कि अब मेरा बेटा अब नहीं पढ़ेगा, इसको आप मेरी स्ट्रीम चेंज करा दीजिएगा। अगर इसने पहले मतलब PD2 होता है हाफ ईयरली के बाद, अगर आप उसमें इसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आप इसके स्ट्रीम चेंज कर दीजिएगा। तो नहीं, उसका फिर मैं मार्क्स ठीक किया, 60% के ऊपर लाया, तो मेरे घर वाले कहा हाँ ठीक है अब कर सकते हो तुम। तो हाँ पेरेंट्स प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन ही एंड हिज पेरेंट्स सॉ रिजल्ट्स? भाई उनको लगा कि ये झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ बाद में बहुत खुश हुए
लेकिन मुझे उतना सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़ा मेरा रिजल्ट थोड़ी हो सकता है। सो मैं उससे सेलिब्रेट नहीं करता था। हाँ ठीक है, अच्छा है, और आगे करेंगे, देखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई स्टफ, सो हाउ ही मैनेज हिज टाइम टू स्टडी। हाँ, जेई के लिए तो 12th मैंने शुरू किया, सच्चाई है। बहुत बच्चे 11 से 12 से कर रहे हैं, लेकिन मैं जो पढ़ता था कॉम्पैक्ट पढ़ता था, अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस ले चुका था। 12th के स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ता था, पेस वही रखता था, टीचर्स ने जो पढ़ाया वही पढ़ रहा हूँ। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन बहुत लगाता था। मैं 2-3 बुक्स फॉलो करता था। और ऐसा नहीं है कि मैं भागता था पढ़ाई से, नहीं भागता था मैं, क्योंकि इसलिए नहीं भाग पाता था क्योंकि मुझे गिल्ट रहता था कि मैंने ये इस वजह से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ, इस वजह से मैं पढ़ता था। और मेरे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं थी कि इतना घंटा पढ़ूंगा, इतना आज ये करूंगा, नहीं। आज मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये सोच चलता था। इस वजह से मुझे पढ़ने में मज़ा आती थी, और जेई निकल गया लास्ट के। लेकिन 2-3 महीने में आपको बहुत पुश करना पड़ेगा। जेई अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 12-15 घंटे खींचने पड़ेंगे। आप पूरे साल भर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 2-3 घंटे आप पढ़ रहे हो तो बहुत है, लेकिन आपको फाइनल आते आते आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये तो है। रिसोर्सेज यूज बाय मी इज जस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस, और हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और ये है कि मैथ्स के लिए मैंने एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा फॉलो की थी, और आर डी शर्मा भी फॉलो की थी। तो अच्छा, मैथ्स, वन मोर थिंग, जैसे कि जो सीयूटी होता है, तो सीयूटी में आपने 99 पॉइंट समथिंग अभी बताया आपने किया था, तो वो भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो जैसे कि मेरी ही अप्रोच ले लीजिए कि सपोज मुझे एक्स कॉलेज जो है टारगेट करना है सीयूटी में, और उसके लिए 99 करना ही करना है, तो उसमें मतलब कैसे करें? या जैसे बहुत सारी वो होती है ना, क्या कहते हैं, पब्लिकेशंस, तो अपनी अलग अलग बुक ले लेती हैं। एंड फिर एनसीईआरटी में बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती है। तो आप मतलब क्वेश्चंस के लिए, तो आप उस पर क्या कहोगे अगर सीयूटी में मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना हुआ है तो? सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं होती है भाई, बिल्कुल इनफ नहीं होती। ना जेई के लिए होती है, ना सीयूटी के लिए होती है, बोर्ड्स के लिए भी नहीं होती अब तो। और तो ये है कि आपको रिसोर्सेज बुक्स लेनी पड़ेंगी। पीवाईक्यू आपके लिए बहुत मस्ट है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो पीवाईक्यू तो समझिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। सो इसमें कह रहे हैं कि अगर थ्योरी पढ़ने के बाद भी न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, देन वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिजॉल्व इट। फर्स्ट थिंग, यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। पहली चीज सबसे ज्यादा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं कमी है। और न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, तो न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं। थ्योरी से आप कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते हो। और हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल से आप कर रहे हो तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके सेम दिन क्वेश्चंस लगाओ, काफ़ी क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद आप जब भी आप रिवीजन डे लेते हो, कि मतलब मेरा क्या था कि मैं 5 दिन पढ़ता था, 2 दिन रिवीजन करता था। तो मैं 5 दिन जो भी क्वेश्चंस लगा रहा था उसको मैं उन 2 दिन में रिवीजन करता था। और कैसे करता था कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अब मैं उसको उठा के 5वें दिन पहले उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाऊंगा, जितने मुझसे लगे लगे, नहीं लगेंगे फिर उसके बाद जब नहीं लगना शुरू होंगे तब मैं अपने पुराने क्वेश्चन रिवीजन करना शुरू करूँगा। फिर मुझे याद आएगा, ओ ये था, ये था। इससे क्या होता है कि एक अलग लेवल की थिंकिंग बन जाती है। इससे एडवांस आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एडवांस थिंकिंग मांगता है, ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ये नहीं मांगता है। तो वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एंड भैया से पूछते हैं ऐसे कुछ टिप्स जो कि हमारे लिए सच में इफेक्टिव रहेंगी। और एक और बात आप बता दीजिएगा, जैसे बहुत ज़्यादा मिथ है कि लोगों को लगता है कि आप अगर सुबह उठ के जल्दी पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, रात में देर में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कम, वो होता है ना कि बायो का कुछ बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें, तो वो भी आप थोड़ा अपना आपका जो पीओवी हो। मिथ कहूँ कि हाँ, कह सकता हूँ। मुझे एक हद तक तो ये सच लगता है, क्योंकि ये है कि रात में आप मैथ्स ज़्यादातर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड एग्जॉस्ट रहता है उस टाइम। मॉर्निंग में आपका दिमाग पूरा खाली रहता है। अगर आप उस समय की चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा याद होंगी, क्योंकि दिन में आप खुद अगर आप, हाँ बोलिए बोलिए, वो थोड़ा ज़्यादा हाँ, पास आ रहा था। फिर से बोलूँ? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि अगर आप फिर से वो चीज़ें पढ़ रहे हो और आप एग्जॉस्ट हो रखे हो पढ़ाई से, तो आप रात में मैथ्स लगा सकते हो, क्योंकि आप उस समय थ्योरी नहीं पढ़नी है। लेकिन आपको जब सुबह-सुबह आप पढ़ोगे तो आपकी न्यू-न्यू थ्योरी रहेंगी, आपके दिमाग में वो बैठती जाएँगी, बैठती जाएँगी, बैठती जाएँगी। इससे आपको थ्योरी को कम टाइम देने को मिलेगा और न्यूमेरिकल ज़्यादा टाइम मिलेगा, और आप दोनों आराम से मैनेज कर ले जाओगे। इसलिए इस मिथ को नहीं, एक तरीके से समझ लो कि ये हाँ, ये सच ही है भाई, ऐसा होता है। हाँ, तो मैं ये टिप्स देना चाहता हूँ। पहली टिप ये है कि लेक्चर में बने रहने के लिए, स्कूल क्लासेस में बने रहने के लिए आप कोई भी वन शॉट या कोई भी लेक्चर उस टॉपिक से रिलेटेड देख लो। और दूसरा टिप ये है कि टीचर का ही पेस रखना है, आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर 3 पहले खत्म कर रहे हो तो टीचर चैप्टर 1 पे है तो आप बहुत खुश रहो, नहीं। टीचर के साथ पेस बनाए रखें, और अप्रोच, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा लगाने हैं एवरेज बच्चों से, तो आप अलग से निकलोगे। फिर वो एक 80 से 100 तक का सफ़र हो जाएगा आपका।
हाँ, और जे एडवांस में मेरे मैथ्स में 99 परसेंटाइल, मतलब अच्छी रैंक थी, 4000 रैंक थी, तो उसके लिए ये अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो उसके लिए मैंने मैथ्स पे बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि मैथ्स में आप देखो, मैथ्स में 12 15 16 क्वेश्चन कर लिया आपने तो आपके बहुत अच्छी परसेंटाइल आएगी, बहुत अच्छी परसेंटाइल आएगी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है, तो इसलिए मैथ्स को बहुत अच्छे से लगाइए। आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत कम टाइम लेते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ये पता रहे कि मुझे क्वेश्चन छोड़ना है क्यों, क्योंकि इस बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, बहुत कम टाइम है मेरे पास। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन जो मैं खुद से पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? मतलब जैसे वो तो आपने बता ही दिया टाइम मैनेजमेंट वाला, बट अगेन जैसे कि जिम हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद पढ़ाई वगैरह हो गई, फिर उसके बाद समझ गए ना आप? डिस्ट्रैक्शन। हाँ, हाँ, वो सारी चीज़ें। तो इसको मैनेज करने का ये है कि सबको सच्चाई बताओ, अपने आप को सच्चाई बताओ कि मैं इससे ज़्यादा इस पे समय नहीं दे सकता। अगर मैं समय दूंगा तो मैं जान रहा हूँ मैं आगे 2 साल बाद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अपने आप को एक रियलिटी चेक देते रहना चाहिए। और ये जब आप रियलिटी चेक दोगे तो आपको अपना खुद आप टाइम मैनेज करने लगोगे और भागोगे नई चीज़ों से। इंसान को क्या दिक्कत होती है, वो भागता है चीज़ों से, पढ़ाई से बहुत भागता है। क्यों भागता है? अरे यार आधा घंटा आज तो मैंने खूब पढ़ाई कर ली। नहीं, मैं आज पढ़ाई कर लिया काफ़ी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा और पढ़ सकता था और मैंने वहाँ क्यों नहीं पढ़ पाया? उस पढ़ाई को जैसे मैंने बंद की, उसके बाद मैंने तुरंत क्या उठाया, वो मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है और उस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है। अगर आप पढ़ाई करने के बाद कोई गेम खेलते हो, उस गेम को थोड़ा-सा अब लिख लो कि मैं ये गेम खेलने लगता हूँ पढ़ाई के अच्छे से पढ़ने के बावजूद, तो आप उस गेम को थोड़ी देर बंद कर दो। घर वालों को दे दो, फ़ोन अपना दे दो, लॉक कर दें, ऐसे हटा दें, कोई नहीं है, एकदम चिल मार के, क्योंकि माइंड क्या है, एक कहता है कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए, करना चाहिए। तो आप ऐसा कर दो अपने दिमाग को कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है, पढ़ाई को करना चाहिए। थैंक यू भैया। अब आप क्या करने वाले थे आगे जो आपने बताया अभी कोई बैंगलोर जा रहे हैं आप? अभी तो मैं आईसी बैंगलोर जा रहा हूँ, लेकिन मैं सैट दे के इंडिया से बाहर ही जाऊँगा, थोड़ा मुझे फॉरेन में पढ़ना है और रिसर्च फील्ड में फॉरेन में जाऊँगा। पढ़ने जा रहे हैं आप? हाँ, फॉरेन पढ़ने जाऊँगा, पेपर दूँगा, अभी देखते हैं क्या हाँ, सैट का। तो बस इंडिया में नहीं रुकूँगा, रुकूँगा, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बट मुझे थोड़ा नया एक्सपोज़र चाहिए पढ़ाई का कि क्या-क्या और मुझसे अच्छे-अच्छे बच्चे क्या करते हैं। अगर आईआईटी बॉम्बे 129, 128 रैंक पे है, तो ऑल इंडिया वर्ल्ड रैंक 1 पे जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, मुझे ये जानना है। और मैं इंडिया में आके उस चीज़ को कैसे अपने अपने कॉलेजेस को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आगे कर सकता हूँ। उस फील्ड में जाके, रिसर्च वगैरह में जाके मुझे ये करना है, कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। और हाँ, आपको वो भी तो मिला था आईआईटी बॉम्बे वगैरह तो वो हाँ, हाँ, मतलब मुझे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, मेरी ऐसी ईडब्ल्यूएस बात नहीं कैटेगरी कि रैंक। भैया ऐसी बात नहीं कि भैया कोई कॉलेजेस मिल नहीं रहे हैं, भैया को सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट स्टिल भैया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हाँ, तो ये है कि मुझे मिल रहा है सब कुछ, बीटेक वगैरह कर सकता हूँ मैं, आईआईटी दिल्ली वगैरह से कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस रैंक मेरी 600 है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे मज़ा आती है पढ़ने में, अब मज़ा आने लगी है, पहले नहीं आती थी भाई, बिल्कुल नहीं आती थी। मैं बहुत घूमने फिरने वाला बच्चा, बहुत आवारा बच्चा था भाई, तो हाँ, अब कर रहा हूँ। तो ये है कि आप कुछ एक्सप्लोर करना है, आप कुछ इंडिया को देना है भाई, दूसरों से सीख के इंडिया को देना है। दूसरों की गलतियों से सीखूंगा तभी मज़ा आएगी, अपनी गलतियों से थोड़ी सीखूंगा। अब तो समझ आ रहा है ना।